अस्सलाम नाज़रीन कराम, मुल्क की सियासत तो जो अपने रंग इख्तियार कर रही है वो सबके सामने हैं। रोज़ कई सवाल आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक दो बार अपने मईशतदानों को, दो तीन मईशतदानों को लेकर अलग अलग से उनकी आरा आप तक पहुँचाएँ, ताकि आपको मालूम हो कि हमारी मईशत का क्या हाल है। इस वक्त इस्साकदार मुल्क में आए हैं, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डॉलर कुछ पीछे आ रहा है, कुछ तवक्कुआत पैदा हुई हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि सब आर्जी फिनोमेना है। क्या मुल्क की मईशत के लिए कोई रास्ता नज़र आता है? जब तक हम IMF में हैं, मसाइल तो बहुत सारे हैं। क्या कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है? क्या आउट ऑफ बॉक्स कोई सलूशन है? ये सारी बातें हैं जो हम करेंगे आज। सबसे पहले डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब का तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, अपना तारफ़ वो आप हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर मईशत हैं। वो कई वफाकी हुकूमतों के एडवाइज़र भी रहे हैं। इस वक्त नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे नस्ट कहते हैं, मुमताज़ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की, उसके प्रिंसिपल और डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज़ के। तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत को क्या समझते हैं। मैं ज़्यादा सवाल नहीं किया करता, आम तौर पर अपने इन मुमताज़ मईशतदानों की राय ही आप तक पहुँचाया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये कुछ कीमतें कम हुई हैं, कुछ डॉलर का कीमत नीचे आ रही है, कुछ और अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जा रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब आर्जी है, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद नए आदमी के आने की वजह से कुछ इम्प्रेशन मार्केट में पड़ा है, कुछ चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। आप कैसे तजिया करते हैं इन हालात का? देखें, जब हम तालिब इल्म थे इकोनॉमिक्स के, तो हमारे जो टीचर हजरात थे वो एक नोबेल इनाम याफ्ता टीचर थे। अच्छा। जिन्हें 1980 का नोबेल इनाम मिला था इकोनॉमिक्स में। अच्छा। वो मेरे टीचर थे। तो मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा, सीखता भी था, पूछता भी था। तो उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि देखो, चीज़ों को ख़राब होने में, मईशत को ख़राब होने में वक्त लगता है और मईशत को बेहतर होने में भी वक्त लगता है। ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है कि ऑन किया तो रोशनी हो गई, वो ऑफ किया तो अंधेरा छा गया। ऐसा मईशत में नहीं होता है। तो जब भी उन्होंने मुझे कहा कि करियर में देखो कि जब भी तुम्हें अचानक हर चीज़ थोड़ी सी चीज़ बेहतर होने लगे, तो समझ लो कि ये कोई चाल है जो खेला जा रहा है, ये इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही है। तो देखें, जो सवाल आपने किया है, मेरे नज़दीक मिफ्ता इस्माइल साहब एक इंटरिम अरेंजमेंट थे। वो ठीक है, इंटरिम अरेंजमेंट थे वो। जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, जब हमारे मौजूदा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो डार साहब ने आना था, लेकिन कुछ चीज़ें तय नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत सारे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। चीज़ें तय नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो आए नहीं। लेकिन वो वहाँ से मईशत पे पूरी नज़र रखे हुए थे उन्होंने, कि उनको पता था कि आज नहीं है तो कल मैंने जाना है पाकिस्तान वापस। जब मामलात मेरे तय हो जाएंगे, जोर है तय पे, जब मामलात मेरे तय हो जाएंगे तो मैं आऊँगा और सीधे वजारत खजाने में जाके बैठूंगा। तो मिफ्ता इस्माइल साहब एक इंटरिम अरेंजमेंट थे और चीज़ों को बहुत ख़राब किया गया। अगर आपको भी, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा और भी प्रोग्राम में कहा था कि चीज़ों को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है। अगर आप याद करें, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि पाकिस्तान, और ये सिलसिला शुरू हुआ जून जुलाई से, चीज़ों को जानबूझकर ख़राब करने का। ये जो हमारे एक्सचेंज रेट की जो मूवमेंट शुरू हुई थी, जब ये हुकूमत आई तो $180 पे, $180 एक डॉलर पे आ गया था। ये 9 या 10 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया था, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, तो $180 एक डॉलर का था। और ISPR ने भी अपने एक प्रेस रिलीज में इस बात का इशारा भी किया कि देखिए, नए प्राइम मिनिस्टर के आते ही एक्सचेंज रेट जो है वो ज़रा बेहतर हो गया, तो 180 पे आ गया था। वो 180 से 242 245 का सफर जो शुरू हुआ है, वो जानबूझकर मईशत को खराब किया गया था। और मिफ्ता इस्माइल चूंकि इंटरिम अरेंजमेंट थे, अंदर में भी पार्टी में भी काफ़ी उसमें ये थी कि आपने क्यों लगाया
किसी ने कहा कि जी अगर वो नहीं लगेगा तो फिर मैं नहीं सपोर्ट करूंगा वगैरह वगैरह। इनके इंटरनल जो पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से उसको उस वक्त तक एज इंटरिम के तौर पे भी टॉलरेट किया गया। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में कम होने लगी थी, क्योंकि अमेरिका 1 मिलियन बैरल पर डे अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से दुनिया को सप्लाई कर रहा है पेट्रोल, तो जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत जो $120 $115 पे पहुंच गई थी, वहां से कम होते होते ये 90 वगैरह पे भी आ गया। लेकिन पाकिस्तान में इसकी में कमी नहीं की गई। मिफ्ता इस्माइल साहब को पेट्रोल की कीमत कम करने की इजाजत नहीं थी। अब जब दार साहब का तमाम अरेंजमेंट तय पा गया और जब हुआ कि दार साहब फला तारीख को आ रहे हैं, तो यहाँ जिन लोगों ने, जिन मार्केट के लोगों ने, मैं बार बार कहता रहा था, इसमें कमर्शियल बैंक के ट्रेजरर इन्वॉल्व हैं, इसमें स्टेट बैंक के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें फॉरेक्स एसोसिएशन के लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट को 242 और 245 तक पहुंचाया था। उनको कहा गया कि नाउ आई एम कमिंग, वापस लाओ। तो देखे कि जैसे ही वो चले वहां से धड़ाधड़ नीचे आना शुरू हो गया। तो ये एक अरेंजमेंट था, ये मैच फिक्स था। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत उसे कम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। दार साहब आए, उन्होंने 12 साढ़े 12 रुपए कम कर दिया पेट्रोल की कीमत। तो ये भी एक अरेंजमेंट था। तो अब चीजें ये है कि क्या इस किस्म की चीजों से पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी? देखिए, मईशत ठीक होती है, एक एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम बार बार हमें इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि एनवायरनमेंट जो है इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। जब मुल्क में मार धाड़ सिवाय मारा मारी के किसको बंद करना है, किसको क्या करना है, किस पे मुकदमा कायम करना है, किसको क्या, इसके अलावा आप मुझे बता दें कि इस मुल्क में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, इसके अलावा कोई काम हो रहा हो, तो फिर मईशत कहां से चलेगी? खुद सोचिए जरा सा आप। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त डॉलर जो है दुनिया में सबसे पावरफुल करेंसी हो गया है, इसलिए कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ाया है और अभी 0.75% अपने इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को बढ़ाया है, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम करेंसीज अंडर प्रेशर आ गई हैं। 37 साल में कभी पाउंड स्टर्लिंग इतना प्रेशर में नहीं आया था जितना आज आया है। इसी तरीके से यूरो आया, इसी तरीके से जापानीज येन आया, चाइनीज युआन आया, इंडियन रुपी आया प्रेशर में। ये वाहिद पाकिस्तान की करेंसी थी जो दुनिया से बिल्कुल अलग होकर वो डॉलर पे भी हावी हो गई। ये कैसे, कभी सोच सकते हैं आप ऐसा हो सकता है? तो ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जो किताबी बातों पे या किताबी इकोनॉमिक्स की, जो टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की बातें करते रहते हैं कि ये एक्सचेंज रेट जो है मार्केट डिटरमिन होना चाहिए और ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये बड़े मुश्किल अल्फाज बोलते हैं। आप भी उनको टेलीविजन पे बुला लेते हैं, वो भी यही बातें करेंगे। वो कहाँ छुप गए हैं बिलों में? आज कहाँ नजर आते हैं वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाले ग्रुप जो थे? वो किधर छुप गए बिलों में? वो एक्सप्लेन करें मुझे कि एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का कैसे अप्रिशिएट हुआ जब दुनिया के तमाम बड़े एक्सचेंज, दुनिया के तमाम बड़ी करेंसियां जो हैं वो डॉलर के मुकाबले में नीचे चली गई है। पाकिस्तान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया कैसे आ गया? हमें बताएं वो। तो अब क्या सूरत है, क्या सूरत होगी? ये गिमिक्रीज है, इसको आप इतनी सीरियसली ना लें। तो मईशत का क्या बनेगा हमारा? यानी क्या आपने बताया कि अब खुश तो ना हो, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, लेकिन खुश होने की बात इस तरीके से खुश होने की बात है कि जो फायदे आपको पहले मिलने थे वो अब आपको मिल रहे हैं दार साहब के आने की वजह से। आप दार साहब को दुआएं दे दें, यही होगा। मैं भी दुआएं देता हूं, मैं भी उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, मैं यही कर सकता हूं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत बहुत कमजोर हो गई है। IMF ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। ये इस वक्त जिस स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से हम गुजर रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन मईशत दा को ला के बैठा दे, वो कुछ नहीं कर सकता है सिवाय गिमिक्रीज के। आपने कहा कि कीमतें भी कम हुई है, जनाब कीमतों में भी उछाल पछाड़ किया गया है उसमें। खासकर
ये जो आप खुद सोचे कि क्या पाकिस्तान की बिजली की कीमत जो है वो पिछले साल सितंबर के मुकाबले में, पिछले साल सितंबर में जो बिजली की कीमत थी, क्या आज वो 15-17% कम हुई है या बढ़ी है बिजली की कीमत? आप बता दें मुझे। मैं अमीर साहब आपसे पूछ रहा हूं बिल्कुल कि क्या बिजली की कीमत मैं तो अभी बिल दे के आया हूं, मुझे अंदाजा है कि कितने गुना बढ़ी है, यानी कितनी बढ़ी है नहीं, कितने गुना बढ़ी है फिर। लेकिन जब हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन मेजर किया गया है उसमें 15 या 17% कम दिखाया गया। अच्छा। किसने किया ये काम? इस तरीके से थर्मामीटर को खराब करके आप मरीज को बेहतर नहीं कर सकते हैं। बुखार हो 103, आपका थर्मामीटर अगर बता रहा है कि वो तो 98 है, तो आप तो कहेंगे यार तुम्हें तो बुखार ही नहीं है, बेशक मरीज मर जाए उसके बाद में। तो जो लोग इस मुल्क के स्टैटिस्टिक्स को इस तरीके से बर्बाद करते हैं तो वो मुल्क के थर्मामीटर को भी खराब कर रहे हैं। बर्बाद कौन कर रहा है? हमारे वज़ारत खजाना में होता है ये काम, यहाँ स्टेट बैंक पे होता है। जो इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं वो सब इसमें शरीक जुर्म है। जो भी साहिब इक़्तिदार है वो शरीक जुर्म है इसका। कोई तवक्को है कि कुछ हालात जो हैं नॉर्मलाइजेशन, मैं कह देता हूं, ज्यादा मैं पॉजिटिव बात नहीं करता, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे? जब तक कि आप मुल्क में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने का ऐलान ना करें उस वक्त तक चीजें मारामारी के अलावा कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। लिख ले मेरी बात। वो उसको गिरफ्तार करेंगे, उस पर हत्या के मुस्कुराहट का दावा हो जाएगा, हत्या के छींक का दावा होगा, हत्या के फला का दावा होगा। जिस चीज पे भी मुझे आपकी अदा पसंद नहीं आई है तो हत्या के अदा का भी दावा हम कर देंगे अदालत में जाकर। यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इस मुल्क में। देखिए 90 के दिहाई को इशरत हुसैन साहब ने कहा था लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान। 2008 से 18 के डिकेड को मैं कहता हूं सेकंड लॉस्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान, और 2022 का जो साल है दिस इज येट अनदर लॉस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान। जो मुल्क अपने 21 साल जाया कर दे वो आगे बढ़ सकता है? मैं आपके लिए सवाल छोड़ कर जाता हूं, आप खुद फैसला कर लें कि जो मुल्क साल साल अपनी जिंदगी का जाया कर दे। आप बताएं कि मार्च के बाद से लेकर क्या हुआ है इस मुल्क में, किस चीज पे हम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है। आप बता दें कि कोई हमने काम ऐसा किया है कि जिससे हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं मार्च के बाद से लेकर अब तक। ये वक्त जाया किया है हमने। जो हमारी तरह के मुल्क वाले हैं वो एक साल में अगर 2 कदम भी हम आगे निकल गए होंगे, बढ़ गए हैं, तो वो हमसे 2 कदम आगे जा चुके हैं। हम वही खड़े हैं बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये सोचे कि हम अपने मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं। ये जिद अना जो है इसने खत्म कर दिया है पाकिस्तान को। खुदा के वास्ते इस अना को, इस जिद को दफन करें और इस मुल्क का सोचें। देखिए मैं तालीबी इदारे में बैठा हुआ हूं, आज से पहले मैंने खुदा की कसम कहता हूं कि इतने मैंने नौजवानों को मायूस नहीं देखा था जितना आज मैं देख रहा हूं। हर बच्चा जो है इस कोशिश में है कि मुझे मौका मिले और मैं मुल्क से निकल जाऊं। हमारी फैकल्टी इसको रिटेन करना एक मुश्किल काम हो गया है। जिसको 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भी बाहर जाने का मौका मिलता है वो कहता है खुदा हाफिज पाकिस्तान, वापस नहीं आऊंगा। ठीक बात है। क्या बना दिया अपने मुल्क को, हमने क्या बना दिया है अपने मुल्क को। खुदा के वास्ते इस मुल्क को सोचे, इस मुल्क के नौजवानों का सोचे, 22 करोड़ अवाम का सोचे। ये मुल्क है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बड़े दर्द दिल के साथ पूरे नक्शे को हमारे सामने पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम अब मईशत पे बात कर रहे हैं और अब हम गुफ्तगू करेंगे शब्बर ज़ैदी साहब से जो चेयरमैन FPR रहे हैं और उन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ ये ओहदा संभाला था कि वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहते थे, पाकिस्तान के रेवेन्यू स्ट्रक्चर को कुछ देना चाहते थे
और आखिर में वो मायूस होकर चले गए, लेकिन उनका पाकिस्तान के लिए दर्द दिल कम नहीं हुआ। ज़ैदी साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ डॉलर की कीमत कम हो रही है, कुछ पेट्रोल की कीमत में फ़र्क आया है, कुछ और भी इंडिकेशन आ रही है कि शायद बेहतरी आए, ये कि ओसाक टार के आने से हो रहा है या कोई इंटरनेशनल सिचुएशन चेंज हो रही है? मुल्क की मैशत है कहाँ, और क्या कोई परमानेंट इसका जाती नज़र आती है पॉजिटिव रुख पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो स्पेकुलेशन चल रही थी, खास तौर पे करेंसी मार्केट में, और कुछ एक्सचेंज कंपनी का रोल पॉजिटिव नहीं था, और थोड़ी सी प्राइसेस पेट्रोल की भी नीचे आई हैं। मगर और ये जो फेज थोड़ा सा आपको थोड़ी तब्दीली थोड़ी सी नजर आई है पॉजिटिव साइड की, ये अच्छी बात है। मगर जो बुनियादी शक्ल है मईशत की, उसमें, और आप देखें अगर कोई बड़ा ये सारा चीज अगर आप देखें तो ये इफेक्टिव हो रहा है, मतलब कोई एक्शन गवर्नमेंट का नजर नहीं आ रहा है, या कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही कि कोई हमें पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिससे कोई तब्दीली आए। मगर बुनियादी खदोखाल जो पाकिस्तान की मईशत के डेवलप हो चुके हैं, उसमें अगर कहना तो नहीं चाहिए, मगर जो किताबें बता रही हैं वो हालात अच्छे नहीं हैं बेसिकली। इसाक डार साहब को आप जानते हैं, वो मुईशतदान रहे भी हैं, अगरचे मैं बहुत से एतराज़ात करता रहा हूँ उन पर, आपको क्या लगता है कि कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं इसाक डार साहब को इससे जानता हूँ, मेरे कॉलेज से बिलोंग करते हैं, हली कॉलेज से, लाहौर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जी जी। देखिए, बात यह है कि डार साहब जिस जमाने में इकोनॉमिक्स करते थे, और डार साहब की जो बुनियादी मईशत को चलाने का तरीका है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। वो ये है कि आप आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे रखें और उसको इंपोर्ट को अपनी बढ़ा के रखें, तो उससे क्या होता है कि इंपोर्ट जब बढ़ती है तो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, और हमारे मुल्क का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट पर हो रही है। और उससे एक आपको जिसे कहते हैं ना कि एक अपरेंट खुशहाली, या अपरेंट ऐसा लगता है कि चीजें अपनी जगह पर बेहतर हैं, क्योंकि एक पाकिस्तानी ये समझता है कि अगर डॉलर की वैल्यू कम हो रही है रुपये के मुकाबले में, तो उसका मतलब है मईशत अच्छी हो रही है। ये डॉक्टर डार साहब का और PMLN का पुराना नुस्खा है मईशत को चलाने का, और डार साहब उसी को कोशिश करेंगे चलाने की। मगर उसमें मसला जो है, और शायद वो मसला नहीं, वो अब ऐसी चीज है कि वो सही नहीं हो सकती, वो ये है कि अब आपका जो करंट अकाउंट है वो आपको ये मौका नहीं देता कि आप इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट अकाउंट है वो करंट अकाउंट है, वो टोटली आउट हो चुका है। तो जो नुस्खा जो बेसिकली जो उनका बुनियादी फलसफा है वो अब चल नहीं सकता। तो ये अभी आप देखेंगे महीना 1.5 महीने बाद चीजें आपके सामने आएंगी, और ये सारी चीज एक्सपोज होगी। ये डार साहब की खराबी कोई नहीं है, मगर ये जो जिस मॉडल को वो अपनाना चाहते हैं और ये अपनाते हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, ये असल में ट्रेडर्स का और इंपोर्टर्स का मॉडल है। और इसी चीज ने एक्चुअली अगर आप देखें तो पाकिस्तान को तबाह किया है। मगर अब ये बात समझना थोड़ा सा डीप है, आम आदमी को ये बात समझ नहीं आती। अब अगर वो उस मॉडल को चलाना चाहेंगे तो वो चल नहीं सकेगा, तो पाकिस्तान मजीद मसले में फंस जाएगा। तो ये एक चीज है जो हमें समझनी चाहिए, और डार साहब को भी समझनी चाहिए कि अब उनके पास वो स्पेस नहीं है कि वो मार्केट में डॉलर डालें और उससे वो डॉलर के वैल्यूज को नीचे रखें रुपये के मुकाबले में। अब वो नहीं हो सकता। नहीं तो क्या हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं? अपनी कैपेसिटी है हम में? नहीं, मैं ये कहा ना कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की कैपेसिटी भी नहीं है, मगर इंपोर्ट को बढ़ाने की कैपेसिटी भी नहीं है। दो चीजें अलग अलग है ना। ठीक। आपको अपना चादर को, आपको थोड़ा अपना पैरों को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले इंपोर्ट बढ़ा के चलाते थे इकोनॉमी, इंपोर्ट लेड इकोनॉमी चलती थी, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी चली नहीं सकती। पिछली हुकूमत ने भी यही किया है, गाड़ियों की इजाजत दे दी, कुछ और काम कर दिया, जिससे इंपोर्ट बढ़ गई और टैक्स आना शुरू हो गया इंपोर्ट पर। तो ये क्या है? देखिए, मेरी बात सुने, जब 2018 में इमरान खान साहब गए थे, नवाज शरीफ साहब गए थे, तो पाकिस्तान में हाईएस्ट स्टेट अकाउंट डेफिसिट था। ठीक है,
जब 2019 में गया था मैं इमरान खान के पास, और मैं हफीज शेख साहब थे, हम लोगों ने इमरान खान को ये कहा था कि ये नहीं चल सकता। और अगर आप देखें तो 2019 का जो 30 जून 2019 था, उसमें पाकिस्तान में शायद पहली दफा करंट अकाउंट बिल्कुल जीरो पर आ गया था, बैलेंस हो गया था, जो कि एक अच्छी तकबत थी। फिर 20 में भी ये हुआ, और अगर उसके बाद हम वापस आ गए और इमरान खान को उनके मशीरों ने मशवरा दिया कि नहीं जी इकोनॉमी चलाएं और गाड़ी इंपोर्ट करें और ये करें वो करें, और उसने तबाह कर दिया आगे उनकी उनकी चीज को, जो करेक्शन हो रही थी वो खत्म हो गई। तो मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मॉडल है इंपोर्ट लेड इकोनॉमिक्स का, ये चल नहीं सकता। ये इंपोर्ट लेड इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए वारा नहीं खाती। मगर सज्जाद साहब, इसमें जो मसला है ना वो ये है कि जो हमारी जो आदतें हैं वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि एक्सपोर्ट को हम बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इंपोर्ट हम कम करना नहीं चाहते। तो अब हमारी जो ख्वाहिश है या हमारी जो इंटरनल हमारा जो एक आप कह रहे हैं हमारा अंदर का सेल्फ है, ये कह रहा है कि किसी तरह हमें कोई टेम्परेरी ऑक्सीजन मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएं, तो हम ये 10, 15, 20 बिलियन डॉलर डालकर इंपोर्ट को लेके चल पड़े, और एक आम आदमी को ये न्यूज दे दें, ये खबर दे दें कि यार पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आया है। पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है उसमें पाकिस्तान कभी मुश्किलात से नहीं निकला, मगर उस मुश्किलात से नहीं निकलने की बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान का जब भी जरूरत पड़ी है इलाज की, तो उस इलाज से पहले पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे दी गई है, और वो मरीज ही वापस आ गया है बेड से, और मरीज कभी अपने आप को सही नहीं कर सका। अब इस वक्त पाकिस्तान की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से कोई ऑक्सीजन मिल जाए पाकिस्तान को, और वो ऑक्सीजन मिलने के बाद पाकिस्तान खड़ा हो जाए, और मैं और आप कहें यार ठीक है बुरे वक्त आए थे अब सही हो गया। मगर ये बुरे वक्त अगर इस तरह 10-12 बिलियन डॉलर से सही भी हुए तो पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल हालात सही नहीं होंगे और ये बढ़ जाएगी। हमें ये चाहिए कि अगर हम इस वक्त परेशानी में हैं तो अपनी करेक्शन कर लें, थोड़ी अपनी चीजों को सेटल कर लें, ना कि हम एक ऑक्सीजन खर्चा मांग के इधर से उधर से चीजों को खराब करें। अगर ये कर लेते हैं तो शायद आने वालों के लिए अच्छा हो, मगर हमारी आदतें ये हमें जस्टिफाई नहीं कर रही कि हम ये कर सकेंगे। मगर शायद पोजीशन आ गई है कि हालात हमें उस तरह करवा दें। करेक्शन का तरीका क्या है? यानी कि आपने भी टैक्स रेवेन्यू को बेहतर करना चाहा, कोशिश की, आप ये भी कह रहे हैं कि हम टैक्स रेवेन्यू बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, टैक्स रेवेन्यू बेहतर नहीं करे ना। मैंने आपको कहा ना, ये इंपोर्ट बढ़ा के रेवेन्यू बेटर कर रहे हैं ना, इंपोर्ट को बढ़ा के रेवेन्यू बेटर हो जाता है क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू पे टैक्स लगता है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हम अपना एनर्जी की इकोनॉमिक सही करें। उसमें हमारे पास बहुत वेस्टेज है, मिसमैनेजमेंट है, वो हम नहीं करते। आईपीपी का मसला हम सेटल करें, उस आईपीपी को हम नेशनलाइज करें, इन सालों को फारिग करें, 17% का जो फिक्स रेट है हम इन्हें फारिग करें। उसके बाद हम रिटेल होलसेल ट्रेड को जो हमने याशी दी हुई है कि वो ना टैक्स देते हैं, वो 100 रुपए दुकान 300 रुपए दुकान पे टैक्स देने को तैयार नहीं है, उनको लाइन पे लाएं और सीधा करें। बिजली बाजारों को 6 बजे बंद करें। इस तरह के चलते हैं। ये जो जिस तरह से मुल्क चल रहा है, जिस तरह से कौम चल रही है, ये चलने वाली तो नहीं है ना। ये तो फिर हम आ जाते हैं, एक टाइम पे आते हैं, फिर कहते हैं आज तबाह हो गया, फिर हम कल शाम से कहेंगे अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। ये जो इतनी जल्दी हमारी अच्छाई बुराई आती जा रही है, ये क्या है? आप बताएं, बिस्ता साहब जब आए थे वो कह रहे थे मैं डिफॉल्ट से निकाल लिया मैंने। वो भाई तुमने डिफॉल्ट से निकाल लिया, फिर तुम घर क्यों चले गए? फिर उसको निकाल दिया गया। बिस्ता साहब को क्यों निकाला गया? मुझे समझाए ना जरा। बिस्ता इस्माइल साहब को क्यों निकाला गया? आप मुझे बता, क्या वजह, कौन सा गलत काम किया था? क्या ऐसी गलती की उन्होंने जिसकी वजह से उन्हें चेंज करना पड़ा? ये तो पीएमएलएन वाले कहते थे ना कि इमरान खान साहब अपने वजीर खजाना चेंज करते हैं, तो इमरान अभी तो उन्होंने 4 महीने वजीर खजाना चेंज कर दिया, क्यों? पूछे ना इनसे। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि कोई भी इसको करने में सिंसियर नहीं है। जैसा फैसला ये है कि ये पहले ये फैसला करें कौन सा आदमी है जो इसको सही करने में सिंसियर है। फिर जब उसके बाद अगला फैसला ये करें कि क्या उसके अंदर हिम्मत है सही करने की, और बात है क्या वो सलाहियत रखता है सही करने की। जब ये तीनों सलाहियतें चीजें पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगी, फिर पाकिस्तान की मईशत सही होगी। मगर मैं आज की शक्ल में ये तीनों चीजें नहीं देख रहा हूं, और ये नहीं हो पा रहा है। अब जो चीज है ऑटो पे चले गए हैं, अब देखिए क्या होता है। बट अगर कोई ये समझता है कि डार साहब आ जाएंगे और शख्सियत से बदलने से
चीजें बदलने से सही हो जाएंगी। ये सही होने वाला नहीं है, ये इस तरह चलेगा नहीं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए इन्हें, अगर मुख्तसर तौर पर पूछा जाए? आप पूछते हैं सिंसियरली, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको, अगर आप पाकिस्तान के लिए भलाई चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि 10 साल की नेशनल गवर्नमेंट with a consistent economic policy, with a very, very severe economic correction, and controlling the media not to interfere in the economic affairs, and doing all the things जो पाकिस्तान को सही करें। 10-12 साल तक मईशत के नाम पर कोई बकवास नहीं होनी और सिर्फ अवाम के लिए मईशत को सही करना है। ये दो इलेक्शन हो गया नहीं हो गया, ये रेलिवेंट नहीं है। 10 साल की कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, 10 साल की कंसिस्टेंट पॉलिसी को ये लोग मिसाक मईशत भी कहते हैं। वही देखिए, मेरी बात सुने, मिसाक मईशत जो टर्म है ना, ये मैंने कॉइन की थी 1992 में। अच्छा, ये मेरा सवाल किया हुआ लफ्ज है। ये इनके विचारों के बस का काम नहीं है, इनको आप सीरियस नहीं ले। ये अगर ये इतने, देखिए मुझे एक बात बताएं सज्जाद साहब, 16 दिसंबर 2021 को मैंने पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में ओपन में सेमिनार में कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है। ठीक है, पाकिस्तान का पूरा मीडिया मेरे खिलाफ हो गया था, इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी खिलाफ थी कि क्या आपने कह दिया। उसके बाद इमरान खान भी कह रहे हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, इस्माइल भी कह रहे थे हम दिवालिया होने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या ये उससे पहले उनको पता नहीं था या ये बेवकूफ है? बात ये है जाट साहब कि ये बेसिकली सिंसियर नहीं है इकोनॉमिक करेक्शन को करने में। ठीक बात है, सिंसियर नहीं है और सलाहियत भी नहीं है शायद, और दोनों सलाहियत भी नहीं है, सिंसियर भी नहीं है। और कहना हमें नहीं चाहिए, मगर ये भी आप जाट साहब इसको भी अपने ध्यान में रखें कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके पास कोई माशी प्रोग्राम पहले उस वक्त भी नहीं था। अच्छा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये भी हकीकत है। जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने अपने पावर में आने से पहले 1942 में एक पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान 12 सफ़े का लाइन डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कर चुके थे। हम तो चक्के में पाकिस्तान बना के बैठ गए ना जी, बंद। ठीक है, ये नहीं कि गलत बना लिया, हम तो उस एक्सीडेंट या एक हमारे साथ हुआ जो भी हुआ। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब 47 में पाकिस्तान बना था, क्या उसके पास कोई इकोनॉमिक प्लान था? क्या उसके पास कोई इकोनॉमिक मैनिफेस्टो था? क्या उसके पास कोई कागज था? क्या उसके पास कोई सब्जेक्ट था कि हम कैसे रन करेंगे इकोनॉमिक्स को, हम कैसे लोगों को एम्पावर करेंगे? तो ठीक है, जब आपने वो दरख्त लगाया, जिस दरख्त में आपने कहा बस उगना शुरू कर दिया, अब वो दरख्त जब हो गया है तो वो तो ऐसे ही चलेगा। चले, वो हो गया जो कुछ होना था। अब मगर आगे चले ना, अब आज तो बैठ के सही कर सकते हैं ना, मगर अब इनकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, ये तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ये ख्याल है, इंक्लूडिंग इमरान खान, इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब अगर करप्शन नहीं करें तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबत जैदी साहब। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हमारे पास शायद इकोनॉमिक प्लान ही नहीं था और अब भी नहीं है। हम अटकल पच्चू तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और मईशत में ऐसे हुआ नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपका। लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अगर नाज़रीन कराम, अब हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ, जो बहुत मुमताज़ और बेबाक किस्म के मईशतदान भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। वो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एक है हमारा, उसके चेयरमैन भी है, लेकिन उनकी असल हैसियत ये है कि वो इकानमी के बारे में बड़ी बेटोक राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, डॉलर ठीक आ रहा है, कुछ और भी इस तरह के इंडिकेटर आ रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है मईशत में तो कोई गैर मामूली लगता नहीं है, कोई आउट ऑफ बॉक्स हल लेकर साकदार आए हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए मोहतरम, सूरत हाल ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं इस वक्त मेरे अपने हिसाब से सबसे पहले तो ये कि जो हमारी मईशत तबाहाल है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि आलमी मालियाती इदारे हो गए, मगरबी ममालिक हो गए और दोस्त ममालिक हो गए जिनसे हमें कर्जे और इमदाद मिलनी है,
उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। और तीसरे ये कि स्टेट बैंक पर असरअंदाज तो नहीं होंगे क्योंकि वो खुद मुख्तार है, लेकिन उनके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। और चौथा ये कि जो उनकी कारकर्दगी होगी उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान में मीडिया के साथ, अवाम के साथ और दुनिया के साथ उसको जो है शेयर कर सकेंगे। ये उनके अंदर सलाहियत मौजूद है। दूसरी बात ये थी कि ये बात सही है कि 28 फरवरी 2022 को जब इमरान खान साहब ने मुआहिदा तोड़ा था, उसके बाद मईशत तबाही की तरफ तेज़ी से जा रही थी और मुस्लिम लीग नून के दौर में भी गई, लेकिन कुछ अशारियों में बेहतरी डॉक्टर साहब के आने से पहले शुरू हो चुकी थी। जिनमें बेहतरी आई थी वो महंगाई में आपने देखा कि सितंबर में अगस्त के मुकाबले में 27% के मुकाबले में 24% हो गई। तिजारती खसारा हमारा कम हुआ, जुलाई और अगस्त में जारी हिसाबात का खसारा कम हुआ। और इसी तरीके से हमने देखा कि ये जो बेहतरी आ रही थी इसमें कुछ ऐसे अवामिल थे कि जो मसनूई तरीके से तबाही बर्बादी की गई थी उसमें बेहतरी आनी शुरू हुई। लेकिन डॉक्टर साहब जो हिकमत अमली अपनाएंगे उसमें यकीनन स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा दोस्त ममालिक से और IMF वगैरह से वो कुछ सहूलियात लेंगे जो पहली हुक्मरान वो नहीं ले सके। वज़ीर ख़जाना IMF से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, उससे रिजर्व्स हमारे बढ़ेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। रुपए की कदर में ज़्यादा तेज़ी से आर्जी बेहतरी आएगी, अफरात ज़र में ज़्यादा तेज़ी से मज़ीद कमी आएगी। लेकिन जो बुनियादी मसला है जो आपने जिसकी तरफ हल्का सा इशारा कर दिया वो ये है कि देखिए पाकिस्तान की मईशत जो है वो जो है बहुत ही कमज़ोर बुनियादों पर है, और जब तक स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की जाती पाकिस्तान में कभी भी पायदार बेहतरी नहीं आ सकती। ये बात मुस्लिम लीग नून के मंशूर में वाज़ेह तौर पे लिखी है कि अगर वो स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते तो मईशत ठीक नहीं हो सकती, उनके अल्फाज हैं। मसला इस वक्त ये है हमारी मईशत में कुछ अशारियों में तो बेहतरी आई है, लेकिन मसला अब ये आ रहा है कि अगर हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते, जिसका इम्कान नहीं है, तो बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान में पिछले महीने में आपने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा दिवालिया हो गए और डिफ़ॉल्ट के नारे लगाए। ये बात उस वक्त भी मैंने कही थी कि ना हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और दिवालिया तो मुल्क हुआ ही नहीं करते, इदारे होते हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे थे। इसकी वजह ये नहीं थी हमारा कमाल था, इसका कमाल ये था कि चीन नहीं चाहता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करे। क्यों? क्योंकि उससे उसके CPEC पर बड़ा ज़बरदस्त बुरा असर पड़ता। मगरबी ममालिक नहीं चाहते थे हम डिफ़ॉल्ट करें, अफगानिस्तान का मसला था और जो है भारत का भी मसला है, उस पर कंट्रोल करना है। हमारा मसला इस वक्त ये है कि मैं अगर आपको चंद बातें ऐसी बताऊं जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, तो बैरूनी ताकतें खासतौर से इस्तेमारी ताकतें जब चाहें हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा सकती हैं। अब ये नहीं चाहते, लेकिन हमने इतना ज़्यादा नारा लगा के एक उनको ये बताया है कि अगर एक मरतबा वो ये कह लें चलो जी इसको डिफ़ॉल्ट पे जाने दें, अभी तो हमने IMF से कंडीशन इतनी सख्त मानी है, उस वक्त खुदा न खास्ता अगर हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो फिर जो वो शराइत रखेंगे बेल आउट पैकेज के लिए, निजाती पैकेज के लिए, उसको सोच के भी खौफ आता है। अगर मैं इस बात की वजाहत करूँ तो आप ये देखिए कि पिछले 4 बरस जो गुजरे हैं उसमें हमारे जो बैरूनी कर्जे 71 साल के बाद 2018 में थे वो थे 30,000 अरब, अब 4 साल बाद वो 60,000 अरब हो गए, दुगने। अब इस तेजी से अगर कर्जे बढ़ते हैं तो क्या हम उसको अदा कर सकेंगे? इन्हीं 4 वर्षों में हमने ये तमाशा किया कि बेतहाशा इंपोर्ट्स की जो पहले भी कर रहे थे, लेकिन तरसीलात को एनकरेज किया, और खित्ते में वाहिद मुल्क है जो कि बरामदात कम है और रेमिटेंसेस ज़्यादा। अब इसमें मुझे जो खौफ है कि 4 साल अगर हम देख लें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, तो 4 साल में 134 अरब डॉलर का तिजारती खसारा। सज्जाद मीर साहब 134 अरब डॉलर, यानी हमारी बरामदात से हमारी इंपोर्ट ज़्यादा, तो ये तो खुदकशी है। इसके लिए हमने क्या किया, 134 अरब डॉलर के लिए हमने रेमिटेंसेस को एनकरेज किया, वो जिससे कि हमारे टैक्सों में कई सौ अरब का नुकसान होता है, और 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आ गई और नाम रखा गया कारकुनों की तरसीलात। अब देखिए एक आदमी 1 लाख डॉलर की रेमिटेंस मंगाता है तो कारकुन तो नहीं है ना, लेकिन उसको टैक्स फ्री इनकम हो गई, तो वही कई जो है 100 अरब रुपए हमारा इसमें जा रहा है, और ये पैसा वापस भी जा रहा है, सरमाए का फरार हो रहा है, रुकता नहीं है। इसलिए कि 105 अरब डॉलर की अगर रेमिटेंसेज आई हैं और 35 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे बढ़े, अगर ये 140 अरब डॉलर होते मुल्क में तो नजर आने चाहिए थे। तो ये जो पॉलिसी है इस वक्त कि बरामदात के बजाय रेमिटेंसेस को जो है वो एनकरेज कर रहे हैं, ये है तबाही का नुस्खा। मैं उन खतरात की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अगर मगरबी कुछ मुफ्त इस्तेमारी ताकतें ये फैसला कर लें कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कराएं, चलो एक दफ़े इनको करा ही देते हैं, और फिर जब उसको दोबारा जब ठीक कराने के लिए, वापस रिवाइव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो अगर वो चाहें UAE और सऊदी अरब से हमारे रेमिटेंसेस जो 44% है, अगर उस पर कफगन लगा दें
FATF की आड़ में या किसी भी वजह से, तो हमारा क्या होगा, बहुत बड़ा हिसाब है। और ये जो कर्ज, आप रुपए की कदर को देखिए कि 2008 में 68 रुपीस का डॉलर था, ये 239 तक पहुंच गया था पिछले दिनों, अब यह वापस 228 पर आया है, कुछ और कम हो जाएगा। लेकिन ये जो बढ़ गया, तो जब आप 70-75 अरब डॉलर की अगर इंपोर्ट्स करते हैं और उसको रुपए में इस रेट से कन्वर्ट करेंगे, हुकूमत को तो टैक्सेस मिल जाएंगे मगर महंगाई कहाँ जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई, रुपए की कदर, इससे दिस इज मदर ऑफ ऑल इविल, डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं ऐसे कि हालांकि बजट खसारा इज ऑल्सो मदर ऑफ ऑल इविल। महंगाई आप देख लें 27% तक हमारी चली गई पिछले चंद महीनों में, 12.8% थी फरवरी में, अब सितंबर में कम हुई है, तकरीबन 24 पर आ गई है, मजीद कम हो जाएगी। तो मैं ये जो इशारा कर रहा हूँ कि अगर हम यही करते रहे कि अगर कर्जों पर कर्जे लेते रहे, तालीम और सेहत पर हमने 2000 अरब रुपए सालाना कम कर दिया, हमारा सर्कुलर डेट जो है 1200 से 2500 रुपए पर आ गया, तो ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है। रास्ता क्या है? मुस्लिम लीग का मंशूर, उनके मंशूर के अल्फाज आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ, आधी मिनट लगेगी। हमें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की बीमार मईशत कतई ठीक नहीं हो सकती जब तक कुछ इस्लाहात ना की जाए। इन इस्लाहात की ताकतवर तबकों की तरफ से मुखालफत की जाएगी और हम उसको निमट कर दिखाएंगे। ये इस्लाहात कहाँ हैं? वो मंशूर कह रहा है टैक्सों के शोबे में, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। अब मैं आपको याद कर दूं आपकी खिदमत में कि हम टैक्सों की मद में 6000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं, जिसमें से इनकम टैक्स की मद में जिससे ताकतवर तबके ज्यादा फायदा उठाते हैं वो 4000 अरब रुपया सालाना। अब ये पैसा नहीं आ रहा, तो अब तालीम और सेहत का बजट 2000 अरब से कम कर रहे हैं और बाकी कर्जे वगैरह लेके गुजारा कर रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी लगा रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो क्या ये वाकई ये नहीं है कि इस तेजी से कर्जे बढ़ रहे हैं कि, तो अगर इसको कोई हमें धचका देना चाहे तो इसलिए मंशूर के मुताबिक अगर आज ये फैसला कर लें कि इस साल तो नहीं कर सकते, एक साल है, हालात भी खराब हैं, लेकिन आज एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कैबिनेट से और पार्लियामेंट में कि अगला बजट जो आएगा उसमें ये होगा कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे दे, जिसकी आमदनी नहीं है वो कम है वो ना दे टैक्स, और मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1993 से अब तक 7 मरतबा हमने कहा कि हमारी मईशत तबाह है, 7 मरतबा हम IMF के पास गए, 7 मरतबा हमने कहा कि जी हमने मईशत को बहाल कर दिया है, इक़्तिसादी मुआवजे दिखा दिए हैं। अब फिर उसी रास्ते में हम जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सही स्टार्ट लिया है, लेकिन इस्लाहात अगर वो नहीं कर पाते इसमें तो नहीं, लेकिन इसके बाद 1 साल के बाद तो वो जो खौफ है कि मईशत जो है वो कमजोर होगी। जनाब अली नहीं, ठीक बात आप कर रहे हैं बिल्कुल जी। तो मैं ये जी फरमाएं, अब अपनी बात कंक्लूड करें जनाब, हजूर वाला। मोहतरम मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि मईशत तो तबाह होगी और हम बहाली के लिए हर किस्म की शराइत मानेंगे जैसे अभी मानी है, मगर मुझे जो खतरा है महंगाई और तालीमी सहूलियात कम होना, इलाज मुआवजा जो है बेहतर आवाम को ना मिलना, मुनासिब ग़िज़ा ना मिलना, हंगर इंडेक्स जो आया भूख का इंडेक्स, उसमें कहा गया कि 116 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 92 है। एक है इंसानी वसाइल, उसमें पाकिस्तान भारत से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे है, श्रीलंका से नीचे है और नेपाल से नीचे है। तो आवाम में ये जो मायूसी और बददिली है, लाताल्लुकी है, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए उतना ही खतरनाक है जितना ये बैरूनी कर्जे और बैरूनी शराइत और इस्तेमाली शराइत। तो हम अगर इस चैलेंज को आज कबूल नहीं करते तो 1 साल में तो तालियां बच जाएंगी कि रुपए रिजर्व बढ़ गए, अफरात-ए-ज़र कम हो गया, रुपए की कदर बेहतर हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन दोबारा IMF का प्रोग्राम जब खत्म होगा जून 23 के बाद, फिर वही परेशानी शुरू हो जाएगी। तो ये बात है जो करना चाहिए। जनाब बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे और तफसील के साथ बयान कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के मसले का हल यही है कि मुस्लिम लीग अपने मंशूर पर अमल करे। उन्होंने मंशूर के वो फ़िक्रे भी सुनाए जिनका मतलब ये था कि अशराफिया जो थी वो मुखालफत करेगी, लेकिन हमें अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।